Hello students, today we will again start with the remaining topic of class 10th social science. Chapter name is Nationalism in Europe. In this video we will cover up the topic how Britain as a nation came into being. When we talk of Great Britain, तो ब्रिटेन का जो केस था वो नेशन स्टेट किस तरह से बना, इसमें जो हमने पढ़ा था फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में और इटली के बारे में, ब्रिटेन के बनने का जो इतिहास है वो अचानक नहीं हुआ, ना ही कोई रेवोल्यूशन हुआ। ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था। इसमें ब्रिटेन जो था वो 18वीं शताब्दी से पहले कोई ऐसे देश के रूप में नहीं एग्जिस्ट करता था। जो कई सारे एरियाज़ थे जिसमें इंग्लिश मेंस रहते थे, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, इन सब एथनिक ग्रुप को मिला के ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट बना है। ये जो एथनिक ग्रुप्स थे इसमें वेल्श का इलाका था, स्कॉटलैंड का इलाका था और आयरलैंड का इलाका था। ये सब कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन से आपस में जुड़े थे। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की को अपने कंट्रोल में कर दिया और इस तरह से एक नेशन स्टेट सामने आता है जिसमें सारी ताकत इंग्लैंड के पास आ जाती है। दूसरा जो पॉइंट आप लिखेंगे, एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इस एक्ट के कारण, ये जो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, इसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के साथ ये मिलके बना था, जिसमें इन स्कॉटलैंड के एरिया को भी इसमें मिला दिया गया और तब नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अब इंग्लिश मेंबर्स का डोमिनेशन बढ़ गया और जो ब्रिटिश आइडेंटिटी थी वो जो थी उसमें जो स्कॉटलैंड की जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसको धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया और इंग्लिश मैन स्टार्टेड डोमिनेटिंग। इंग्लिश मैन अपना प्रभुत्व जमाने लग गए। जो कैथोलिक धर्म के लोग थे, जैसे कि आप जानते हैं ईसाई धर्म दो भागों में बटा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो जो कैथोलिक क्लैंस के जो लोग थे जो स्कॉटलैंड के पहाड़ों में रहते थे, उनको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका दमन किया गया। ठीक है, जब भी वो आज़ादी की बात करते थे। स्कॉटलैंड की पहाड़ी में रहने वाले जो लोग थे उनको उनकी गेलिक लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया और ना ही उनको उनकी नेशनल ड्रेस पहनने दी गई और कई लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से, अपनी मेन लैंड से भगा दिया गया। आयरलैंड का केस भी ऐसा ही रहा। आयरलैंड जो था वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। अब इंग्लैंड आप जानते हैं प्रोटेस्टेंट डोमिनेटेड कंट्री है, तो इंग्लैंड के लोगों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले जो आयरलैंड में लोग थे उनको सपोर्ट किया और धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि आयरलैंड में कैथोलिक ज़्यादा रहते थे, तो कैथोलिक लोगों ने जब रिवोल्ट किया कि ब्रिटेन हमारे ऊपर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, तो ब्रिटेन की डोमिनेंस का, ब्रिटेन के प्रभुत्व का विरोध किया, तो उनको दमन किया गया और एक जो क्रांति वहाँ पे शुरू हुई जिसमें वोल्फटोन जिनका नेतृत्व कर रहे थे और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन नाम की जो पार्टी थी उनको ज़बरदस्ती क्या हुआ, रिवोल्ट को दबा दिया गया और आयरलैंड का हश्र भी स्कॉटलैंड की तरह हुआ। आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया जाता है 1801 में। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब एक ब्रिटेन एज अ नेशन का जन्म होता है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला के बनाया गया है। इसमें इंग्लिश कल्चर ने डोमिनेंस और प्रभुत्व जमा चुका था। इसमें ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक या और एक नेशनल एंथम का बनाया जाता है, गॉड सेव अवर नोबल किंग। अभी
क्योंकि ब्रिटेन में महारानी का रूल है, तो नाउ दिस हैज़ चेंज टू गॉड सेव अवर क्वीन। ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज का दबदबा आया। और इस तरह से इंग्लैंड इन सारे आइलैंड के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा देता है और एक ब्रिटेन नाम का नया देश यूनाइटेड किंगडम के रूप में शामिल होता है। करें तो इंग्लैंड एक अलग देश है, आयरलैंड अलग देश है, स्कॉटलैंड अलग देश है, लेकिन सब ये मिलकर जब कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम के नाम से पार्टिसिपेट करते हैं। अदरवाइज़ ये सब आइलैंड कंट्रीज़ हैं, सेपरेट आइडेंटिटी इनकी है। गैरिबाल्डी का जो परिवार था वो समुद्री व्यापार में शामिल था और मर्चेंट नेवी में वो एक सेलर के रूप में काम करता था। 1833 में वो मजीनी से मिलता है और यंग इटली मूवमेंट में शामिल हो जाता है। उसके बाद पीडमोंट में 1834 में वो वहाँ की जो अपराइजिंग थी, रिवोल्ट था, उसमें शामिल होता है। इस अपराइजिंग को दबा दिया जाता है और गैरिबाल्डी साउथ अमेरिका भाग जाता है, जहाँ पे वो छुपकर 1848 तक देश निकाले के रूप में रहता है। 1854 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को वो सपोर्ट करता है कि इटली की आज़ादी के लिए और यूनिफिकेशन के लिए सपोर्ट करता है। 1860 में गैरिबाल्डी एक बहुत ही फेमस एक्सपीडिशन जनसमूह लेके चलता है, कई हज़ारों लोगों को साउथ इटली से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और ये 30,000 के जो लगभग लोग जो इससे आंदोलन से जुड़ते हैं, इनको पॉपुलरली रेड शर्ट्स के रूप में जाना जाता है। में 1867 में गैरिबाल्डी अपनी आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स को लेके रोम की तरफ चलता है। रोम, जहाँ पे पोप का कब्जा था और पेपल स्टेट्स जो थे, जहाँ पे फ्रांस की आर्मी ने कब्जा कर रखा था। लेकिन रेड शर्ट जो हैं वो फ्रेंच आर्मी और पेपल ट्रूप्स, तो पोप की जो आर्मी के सामने हार जाते हैं। प्रूशिया 1870 में जब प्रूशिया और फ्रांस अपनी सेना वापस हटा देते हैं, तो जो पेपल स्टेट्स होता है वो इटली के साथ शामिल हो जाता है। उनमें गैरिबाल्डी जो है वो विक्टर इमैनुअल सेकंड को सार्डिनिया और पीडमोंट इटली के कब्जे में आ रहे हैं, और जो शू है उसमें लिखा है इटालिया। ये कैरिकेचर 1859 में बनाया गया था। ये गैरिबाल्डी ने किस तरह से विक्टर इमैनुअल को किंग ऑफ जो इटली बना था उसको सार्डिनिया पीडमोंट ला के दिया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विजुअलाइजिंग द नेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो रूलर है उसको कैसे दिखाया जा रहा है, कैसे किसी देश को दिखाया जा रहा है। आर्टिस्ट की नज़र से 18वीं और 19वीं शताब्दी में एक पर्सोनिफिकेशन के रूप में देश को देखा जाने लगा। उसको एक चित्रात्मक रूप से एक नेशंस को ज़्यादातर फीमेल फिगर में पोर्ट्रे किया गया। द फीमेल फॉर्म जो था वो एक इसलिए चुना गया कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के रूप में उसको देखा जाए, ठीक है। और फीमेल फिगर जो है वो एलेगरी ऑफ द नेशन बन गया। आपको याद होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फीमेल एलेगरी जो हमने पोर्ट्रे किया था एक देवी के रूप में, लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक के रूप में देखा था। जो आइडियल्स थे ये सिंबल्स और ऑब्जेक्ट को डिनोट करते थे। लिबर्टी के रूप में वो जो लेडी देवी थी उसने रेड कैप पहनी हुई थी, ब्रोकन चेन उसके पास थी। जस्टिस को दिखाया गया है ब्लाइंड फोल्डेड विमन है जिसने अपनी आँख में पट्टी बांधी हुई है और हाथ में तराजू लेके इंसाफ की देवी के रूप में हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, हम उसको चित्रात्मक रूप में उसको एक व्यक्ति का रूप दे रहे हैं। फीमेल एलेगरीज जो हैं वो आर्टिस्ट ने 19वीं शताब्दी में डिपिक्ट करनी शुरू करी। फ्रांस में उसका नाम रखा गया मारियान। ये एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है जिसमें जो लोग अपने देश को उसके रूप में पहचानते हैं, जिसने लिबर्टी और रिपब्लिक की आइडियल्स उसमें देखते हैं। लाल कैप वो पहनती है,
ट्राई कलर उसने हाथ में ले रखा है और कॉकेट उसने पहना हुआ है। मारियान के जो स्टैचू थे वो चौराहों पे लगा दिए गए और ये एक नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी के रूप में देखे जाने लगे। और मारियान की जो इमेज थी वो सिक्कों और स्टैम्प्स में भी छपने लगी। ये देख सकते हैं आप, मारियान की एक पिक्चर है, ठीक है। तो ये स्टैम्प और कॉइन्स में भी छपती थी। इसी प्रकार से जर्मनी की जो एलेगरी के रूप में जो महिला का चित्रण किया गया, जिसका नाम रखा गया जर्मेनिया। जर्मेनिया भी ओक लीव्स पहनती थी अपने सिर पर, और ओक जो था वो बहादुरी का प्रतीक था। देखिए, ये फ्रांस की मारियान की तस्वीर है एंड दिस इज़ जर्मेनिया 1848 में। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आर्टिस्ट इसमें शो करना चाहता है कि कैसे जर्मेनिया अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ट्राई कलर हाथ में है। कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं कि ब्रोकन चेन का मतलब आज़ादी है। जो ईगल ब्रेस्ट प्लेट पहनी हुई है, इसमें मजबूती का प्रतीक है। ओक लीव्स बहादुरी का प्रतीक है। स्वॉर्ड लड़ाई के लिए तैयारी का प्रतीक है। ओलिव, आप जानते हैं, ओलिव लीव्स जो शांति का प्रतीक है। और ब्लैक, रेड एंड गोल्ड का जो ट्राई कलर है, ये जर्मनी के जो स्टेट्स थे उनका ट्राई कलर को डिनोट करता है। नाउ दिस इज़ वन मोर पिक्चर वेयर यू कैन सी द जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन नदी के किनारे जर्मनी है। 1860 में बनी हुई ये तस्वीर लॉरेंज क्लासन की है, जिसमें जर्मनी को एक प्रतीकात्मक रूप में जर्मेनिया अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रूप में खड़ी है और लड़ने के लिए और देश की रक्षा के लिए तैयार दिखती है। द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अब एक तरफ राष्ट्रवाद था और एक तरफ इम्पीरियलिज्म था। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा करना चाहता है, और कब्जा ना केवल उसकी बाउंड्री को कब्जाना है, बल्कि उसके आर्थिक सोर्स, उसकी राजनीति के ऊपर कल्चर है, उस सब तरह से उसको कंट्रोल करना ही इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है। अब कैसे यूरोप के देशों ने इसको अपने आसपास के देशों पे लागू किया या कब्जाया, उसको हम समझेंगे। लास्ट क्वार्टर में यानी कि 1875 के दौरान जो नेशनलिज्म था वो अब एक आइडियलिस्टिक और लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट नहीं रह गया था। जिन आइडियल्स को लेके फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जिन विचारों को लेके नेपोलियनिक सिविल कोड आगे बढ़ा था, जिन विचारों को लेके फ्रेंच आर्मी जर्मनी यूरोप में आगे बढ़ी थी, ये जो समय था यहाँ पे लोग अब इंटॉलरेंट हो रहे थे और थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ाई पे जाने के लिए तैयार थे। जो बड़ी पावर थी यूरोप की, वो जो आसपास के जो देश थे, वो जो उनके लोग थे, उनकी भावनाओं और उनकी नेशनलिस्ट जो एस्पिरेशंस थी, उनको मैनिपुलेट कर रही थी, उनको भड़का रही थी अपने फ़ायदे के लिए, अपने इम्पीरियलिस्ट एम्स के लिए, यानी कि छोटे देशों को आपस में लड़ाकर, उनके जो लोग हैं उनको आपस में, उनको धार्मिक भावनाओं को उनको भड़काकर अपने जो एम्स हैं उनको पूरा करने के सपने देख रहे थे। इसमें सबसे सीरियस जो नेशनलिस्ट टेंशन सामने आती है यूरोप में 1871 में, वो आती है बाल्कन्स। ये जो बाल्कान एरिया था, ये ज्योग्राफिकली और एथनिक कई रूप में बटा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है बोर्ड एग्ज़ाम्स में और इंटरनल असेसमेंट में। थोड़ा ध्यान से आपको उसको समझना पड़ेगा कि 1871 में बाल्कन्स जो थे वो यूरोप का एक ऐसा एरिया था, ऐसा रीजन था जो ज्योग्राफिकली कई तरह से धर्म और संप्रदायों में बटा हुआ था। जो आज का रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना,
स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ थे और हमारे देश की तुलना में ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट के रूप में आपको सामने आएंगे, लेकिन वहाँ की तुलना में वो एक देश है। यहाँ के जो इनहेबिटेंट्स थे इन सभी देशों में, जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए, इन सभी देशों में जो लोग रहते थे वो अपने आप को स्लैव्स बोलते थे। और जो ये बल्कान का ज़्यादातर जो एरिया था वो एक ज़माने में ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था। अब जो ओटोमन शासक थे वो मुसलमान थे। अब इन मुसलमान जो इस्लामिक साम्राज्य ने इन यूरोपियन कंट्री पे रूल किया हुआ था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जब से राष्ट्रवाद की जो लहर थी वो फैलने लगी थी, तो लोगों के मन में ये इच्छा जागने लगी कि हम भी आज़ाद होंगे और ओटोमन एम्पायर से अलग होंगे। जिस कारण से ये जो राष्ट्रवाद की जो लहर थी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, इन सभी इलाकों में एक बहुत ही तेज़ी से उठने लगी और इसने इस रीजन को बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक और एक्सप्लोजिव और बहुत ही ज़्यादा एक विवादित रूप में बना दिया। 19वीं शताब्दी के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने बहुत कोशिश करी कि अपने को मजबूत किया जाए और सुधार लाए जाए, अंदरूनी सुधार लाए जाएँ, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन लाए जाएँ, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और जो यूरोप के जो देश थे वो एक एक करके इनसे आज़ाद होने लगे और उन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर टूट रहा था और इनकी मदद कौन कर रहे थे? जो बड़े पड़ोसी, जो ताकतवर देश थे, जिसमें जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है, रशियन है। तो बल्कान के जो लोग थे वो ये क्लेम करते थे कि वो एक ज़माने में आज़ाद थे, उनकी एक अलग पहचान थी, लेकिन उनको समय के दौरान बड़े पड़ोसी देशों ने कब्जा कर लिया था। तो वो एक अपने को आज़ाद बनाना चाहते थे। हम किसी के ग़ुलाम नहीं होंगे, ना हम बड़े पड़ोसी देशों के ग़ुलाम होंगे, हम स्लैव हैं, हमारी भाषा अलग है और हम अब इस्लामिक एम्पायर जो ओटोमन एम्पायर से अलग हो गए हैं, तो अब हम एक अलग देश के रूप में रहना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, एक तरह से एक विरोध के रूप में स्वर उठने लगे, इनके लोगों के रूप में भी, और इनके नेताओं ने भी विरोधी स्वर उठाने लगे, ठीक है। और ये जो विरोधी स्वर था, इस कारण से ये जो एरिया था बड़ा हॉट स्पॉट बन गया इन संघर्षों के कारण। अब ये जो स्लैव नेशनलिटीज़ के लोग थे, इन्होंने बहुत ही संघर्ष किया कि अपनी आइडेंटिटी और अपनी आज़ादी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि पड़ोसी देशों की नज़र भी इन छोटे छोटे देशों में थी। तो जो बल्कान का जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा एक कन्फ्लिक्ट जोन बन गया, हॉट स्पॉट बन गया। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो बल्कान के जो स्टेट्स थे, ये जो छोटे छोटे देश थे, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ये सब आपस में भी जलते थे और ये चाहते थे कि हम एक दूसरे को कब्जा के और अपने एरिया को बड़ा कर दें। और अगर हम इसको यूरोपियन कंटेक्स्ट में देखें तो बोस्निया सोचेगा मैं हर्जेगोविना पे हमला कर दूं, अल्बानिया सोचेगा मैं मॉन्टेनिग्रो पे हमला करके एक बड़ा एरिया बना दूं। तो ये इनकी आपस की जो जलन थी वो एक समस्या थी। दूसरी, इनको अपने को आज़ाद भी रखना था और अपने लोगों के जो मंसूबे थे उनको रिसोर्सेज भी प्रदान करने थे, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करना था। और रही सही कसर क्या थी कि इनके ऊपर जो बड़ी कंट्री थी उनकी भी नज़र थी, क्योंकि बल्कान जो था वो एक तरह से बड़ा हॉटस्पॉट बनता जा रहा था और बिग जो बड़े बड़े जो पावरफुल कंट्री थे वो भी इसमें कूद गए और इससे ये जो एरिया था ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हॉट जोन बन गया। जो यूरोपियन पावर्स थे उनमें भी आपस में राइवलरी थी। वो लोग व्यापार और कॉलोनी बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बनाते थे और एक दूसरे से भी लड़ते थे। आपको याद होगा कि भारत के ऊपर भी फ्रांस और इंग्लैंड ने आपस में कई लड़ाइयाँ लड़ी थी।
अगर आप इतिहास के छात्र हैं तो आप जानेंगे कि एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई है, ठीक है। इंग्लैंड और डच के बीच में लड़ाइयाँ हुई है, तो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबको हरा दिया था और आखिर में भारत पे कब्जा कर लिया था। ओके, तो ये सब चीज़ें इनके यूरोप में भी लड़ रही थी, इनकी नेवी और इनकी मिलिट्री आपस में लड़ती रहती थी। तो ये जो राइवलरी थी ये बल्कान की प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रही थी। कौन थे ये बड़ी पावर? रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ये चाहते थे कि ये बल्कान के ऊपर कब्जा कर लें और इसको अपने एरिया में शामिल कर लें, और यही एक कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 में। वर्ल्ड वॉर में अगर आपको याद होगा कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार के जो भतीजे थे आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, उनकी हत्या के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। ये वो मैप है जिसमें ब्रिटिश एम्पायर सेलिब्रेट कर रहा है, और इसीलिए बोला जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। द रीज़न वॉज दैट फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट ऑल ओवर दिस एरिया ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा था, और ब्रिटिश हुकूमत में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। यही कारण था कि जो ब्रिटानिया है, सिंबल ऑफ ब्रिटिश नेशन है, वो पूरे ग्लोब के ऊपर बैठा हुआ है। कॉलोनीज़ जो रिप्रेजेंट हैं वो उसमें टाइगर के रूप में दिखाए जा रहे हैं, एलिफेंट, फॉरेस्ट एंड प्रिमिटिव पीपल, और ब्रिटेन को नेशनल प्राइड के रूप में पूरे संसार के ऊपर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। माने राष्ट्रवाद होता है कि अपने राष्ट्र का भला सोचना, अपने राष्ट्र की मजबूती के लिए काम करना, लेकिन इसके साथ इम्पीरियलिज्म का जब शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि आप दूसरे राष्ट्रों के ऊपर भी कब्जा करोगे। इसी स्यूडो नेशनलिज्म ने यूरोप को एक डिज़ास्टर के रूप में धकेल दिया 1914 में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बना 1914 से 1918 के बीच। इसमें पूरे यूरोप के देश जो थे वो कॉलोनियलिज्म की तरफ बढ़ते चले गए। उन्होंने छोटी छोटी देशों को अपनी कॉलोनी बनाया। अफ्रीका और एशिया इसके उदाहरण हैं, और इन लोगों ने इसका विरोध भी किया तो उनको गुलाम बनाया गया। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स इन देशों में चले। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में जो एंटी इम्पीरियल मूवमेंट चला उसमें लाल बाल पाल और बाकी लोगों का, सुभाष चंद्र बोस का योगदान है। तो इस तरीके से ये सभी देश इम्पीरियलिज्म के खिलाफ खड़े हो गए। नेवरदलेस फ्रांस की दी हुई वॉचवर्ड्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसको पूरे देशों ने स्वीकार किया और नेशन स्टेट्स के रूप में हमें एक आइडिया दिया जिसके आधार पे हम समझ सकें कि हर एक व्यक्ति का एक जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता, एक सोसाइटी का जन्म हो, ठीक है, जो कि एक नेचुरल और एक यूनिवर्सल राइट है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक्स। आई होप यू आर सीइंग दिस वीडियो। मैं इसको बाइलिंगुअल इसलिए बनाता हूँ कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इसको समझ सकें। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम, जय हिंद।